कि 4,000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो आपको दे रखा है 124 रुपये और दर पूछी गई है। यानी प्रिंसिपल हमें दे रखा है 4,000 रुपये, टाइम हमें जो दे रखा है 3 ईयर दे रखा है, डिफरेंस जो दे रखा है वो दे रखा है 124 रुपये और हमें पूछा क्या गया है, रेट पूछा गया है। अब देखो 3 वर्ष का केस आ गया। इससे जो पहले हमने क्वेश्चन किए थे वो 2 वर्षों के थे। 3 वर्ष के लिए जो हमारे पास ट्रिक होता है वो क्या होता है, 3x प्लस 1/x इक्वल टू डिफरेंस बाय प्रिंसिपल। अब इसको कैसे यूज करना है, ये कैसे बना और इसकी लिमिट क्या है, कौन से क्वेश्चन में ये नहीं लग पाएगा, सब चीज़ समझेंगे। उससे पहले बेसिक समझ लेते हैं। जैसे 2 वर्ष के केस में किया था उसी तरीके से हम 3 वर्ष के केस में भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल P और दर हमने क्या मान ली, R%। अगर इस हिसाब से चले तो 3 वर्ष के केस में आप कहोगे जी पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष, तो यहाँ PR/100, क्योंकि प्रिंसिपल का R% हम निकाल देंगे तो PR/100 और PR/100 ऐसे लिख देंगे। उसके बाद ब्याज का ब्याज निकालना होता है तो इसका क्या करना होगा, R%, तो इसका R% करेंगे तो क्या हो जाएगा, PR² / 10,000 और यहाँ भी ब्याज लग जाएगा PR² / 10,000 और उसी तरीके से इसका भी ब्याज लग जाएगा PR² / 10,000, ये 10,000। फिर इस ब्याज का भी ब्याज लगेगा तो R% निकालेंगे तो फिर R से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, PR³ / 4 टाइम 0 आ जाएगा। यहाँ 2 0 थी, फिर गुणा में बटा में 100 था तो 4 0 हो गई। अब 0 कितनी हो गई, 6 हो गई। अब आप बताइए 3 वर्ष के केस में क्या साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का जो डिफरेंस है वो ये है इतना, ये इतनी वैल्यू क्या है, अंतर है किसका, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का। तो हम कह सकते हैं डिफरेंस बराबर ये PR² / 10,000, ये कितनी बार है, 3 बार है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 टाइम PR² और 1 4 टाइम 0 प्लस ये, क्योंकि इनको जोड़ेंगे तीनों को और एक ये क्या है PR³ और 0 कितनी है, 6 टाइम है। क्लियर। इसे हमने सोल्व करना है तो अगर इसका एलसीएम हम ले लें तो इसको आगे इस तरीके से लिखेंगे। एलसीएम लेंगे तो बटा में कितनी आएगी, 6 0 आएगी। इसका भाग देंगे तो 2 0 आएगी, तो इसे लिख सकता हूँ 300 PR² प्लस PR³। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर इसे इस साइड लेकर जाएं, यहाँ से P कॉमन ले सकते हैं तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना कि हमारे पास डिफरेंस बाय प्रिंसिपल, क्योंकि इन दोनों में से मैं प्रिंसिपल कॉमन ले सकता हूँ और ये वैल्यू इस साइड आकर क्या हो जाएगी, गुणा में। गुणा में 1 2 3 4 5 6 0 है और इधर क्या है 300 क्यों, ये वैल्यू आ गई। क्वेश्चन हमारे पास ये है, अब इसे सोल्व करना है। डिफरेंस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 124 और प्रिंसिपल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 4,000 और फिर इसे सोल्व करेंगे तब हमें दर निकालनी होगी। तो देखो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, यहाँ वैल्यू पुट कर दी मैंने 124, प्रिंसिपल की जगह वैल्यू पुट क्या कर दी, 4,000। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गई, 4 से तो 4 तिया 12, 4 1 4 31। तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 31,000 बराबर आ गया 300, क्योंकि ये प्रिंसिपल मैं उधर ले गया था, ठीक है, यहाँ से सॉरी कॉमन लेकर P मैं उस साइड ले गया था। होप आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, P तो उधर चला गया था दोनों में से कॉमन लेकर, तो ये रह गया 300 R² प्लस R³। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब यहाँ से हमें जज करना है कि R की वैल्यू क्या है। तो अब हमें सेटिस्फाई करने के लिए R का कुछ ना कुछ मान रखना पड़ेगा। 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, ऑप्शन से भी मैं चेक कर सकता हूँ। यहाँ अगर मैं R का मान 10 रखता हूँ तब ये सेटिस्फाई होगा, क्योंकि इधर कितना है 31,000 है।
इधर r का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 100, और 100 की गुणा 300 से करेंगे तो 300 में 2 जीरो और लग जाएगी। r का क्यूब करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो इधर भी 31,000 है और इधर भी क्या हो जाएगा जोड़ने के बाद 31,000। यानी r किस वैल्यू पर सेटिस्फाई हो रहा है 10 पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 10% होगा। यानी लास्ट में जाकर आपको इसको सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, तब जाकर आप इसका आंसर दे सकते हो। तो ये तरीका तो लेंथी हो गया, ना तो हमें कंपटीशन एग्ज़ाम में इतना हमारे पास टाइम होता है और ना ही हमें जजमेंट करने का इतनी ज़रूरत है। ये सिर्फ समझने के लिए था कि 3 के केस में हम कैसे बेसिक से सोल्व करते हैं। अब बात आती है मेन इस ट्रिक पर, ये कैसे बना या इससे आंसर कैसे आएगा, और फिर अगर ये सब जगह ना लग पाए तो हमने एग्ज़ाम में अप्रोच लगानी क्या है, उस पर चलते हैं। अब एक बात हम समझ चुके हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है 10% है। अगर मैं ये ट्रिक यूज़ करूँ, इसको यूज़ कैसे करना है वो भी इम्पोर्टेंट है। देखिए इसको यूज़ कैसे करते हैं। 3x + 1/x, डिफरेंस हमारे पास कितना है 124, बटा क्या लिखना है प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 4000। हमें इसको वहाँ तक सोल्व करना है जहाँ 3 वर्ष का केस है, तो इसका हम क्यूब रूट कर पाएँ। तो आप देखो इसको 4 पर सोल्व करेंगे तो 4 × 12, 4 × 1 = 4 पर सोल्व किया तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1000। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3 वर्ष है तो इसको वहाँ तक सोल्व करेंगे जहाँ इस प्रिंसिपल का क्यूब रूट हो पाए। तो अब बताओ 1000 किसका क्यूब है 10 का, यानी 1000 का क्यूब रूट क्या होगा 10। तो 1000 10 है, इसका मतलब x की जो वैल्यू क्या है वो 10 है। अब इस वैल्यू को हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा, क्या ये ऊपर वाले में भी सेटिस्फाई हो रही है। तो 10 की वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूँ तो 10 दिया 30 और 1 31, यानी यहाँ x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10 आ गई। अब भी ये 10% आंसर नहीं है यहाँ, तो चलो ठीक है आंसर 10% ही है, पर हर बार ऐसे 10% नहीं दे पाएंगे। ये 10 क्या आया है, ये फ्रैक्शन आया है, यानी x की वैल्यू 10 आई है, ये फ्रैक्शन की वैल्यू आई है, यानी 1/10। और 1/10 का मतलब क्या होता है 10% होता है। आगे चलकर क्योंकि ये 10% है और 1/10 का मतलब ही 10% होता है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको ये समझ रहे हैं। अभी अगले क्वेश्चन से आपको और बेटर समझ में आएगा। यानी x क्या आता है, हमेशा आपके पास फ्रैक्शन आती है। अब ये क्यों हुआ, ये फॉर्मूला कैसे बना, उस चीज़ पर आते हैं। देखिए अब इसमें हमें पता है 10% हमारा क्या है दर है, इसका आंसर 10% है। अगर मैं अब बेसिक से चलूँ 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/10। तो जो मैंने पिछले क्वेश्चन आपको करवाए थे वहाँ पर क्या मैं इस वैल्यू का क्यूब प्रिंसिपल मानता था, तो प्रिंसिपल मैंने कितना मान लिया 1000। समझने के लिए ये रूल बना कैसे, प्रिंसिपल मैंने 1000 मान लिया, इसका 1/10 अगर मैं करूँगा तो इंटरेस्ट जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 100 आएगा। 100 यूनिट 100 यूनिट और 100 यूनिट। फिर मैं 1/10 करूँगा तो यहाँ 10 आए, यहाँ 10 आएगा और यहाँ भी क्या आएगा 10, और फिर इसका 1/10 करूँगा तो क्या आएगा 1 आएगा। और यही क्या होता है हमारा डिफरेंस होता है, जो कितना है 31। यानी कि हर बार ये 10 है वो 3 बार जुड़ेगा और 1 जुड़ेगा, क्योंकि जब मैंने इसका क्यूब ही प्रिंसिपल माना है, तब हमारे पास ऐसी वैल्यू आएगी इस तरीके से। अब आप देखोगे तो 10 10 और 10 30 और 1 31, और x मैंने क्या कहा था फ्रैक्शन 1/10। यानी कि प्रिंसिपल को मैंने क्यूब पर मैं लेकर गया, 4000 को मैं कहाँ लेकर गया 1000 पर, और 1000 का क्यूब रूट क्या होता है 10। और उससे मुझे समझ आया कि वो जो फ्रैक्शन है वो 3 टाइम जुड़कर और +1 होता है, क्योंकि हर केस में जब मैंने इसका उठाया ही वैल्यू क्यूब है, तो जब तीसरी बार वो एक बार 10 डिवाइड करेगा, दूसरी बार 10 डिवाइड करेगा और तीसरी बार 10 डिवाइड करेगा तो क्या आएगा 1 आएगा। तो इस अप्रोच से हमने ये रूल बना लिया। अब इस रूल की लिमिट क्या है, इस रूल की लिमिट ये है
कि जिस क्वेश्चन में फ्रैक्शन के ऊपर 1 आएगा वहाँ तो वो लग जाएगा। सपोज अगर दर होती 15%, तो 15% की जो फ्रैक्शन बनती है वो क्या बनती है, 3/20 बनती है। यानी ऊपर वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, 1 नहीं आई, वहाँ ये रूल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हो इस चीज़ को। यानी यहाँ से हमने अप्रोच तो बना ली, पर ये अप्रोच वहीं लग पाएगी जहाँ जो फ्रैक्शन बनती है उसके ऊपर वैल्यू 1 हो, 20% के केस में, 10% के केस में, 5% के केस में। पर जिस क्वेश्चन में ऊपर अगर 15% जिसका आंसर आना हुआ, वहाँ ये तरीका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। तो अब हमें तरीका लगाना कौन सा है। पहले वाला समझा वो बेसिक था, बहुत लेंथी था, वो सिर्फ समझने के लिए था। ये तरीका हमने समझ लिया, ये बना कैसे ये भी समझ लिया, पर हमें एग्ज़ाम में कैसे पता लगेगा कि जो आंसर है वो 10% है या 6% है। अगर आंसर 6% हुआ तो 6% की देखो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 3/50 हो जाएगी, वहाँ ये तरीका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी अंतर देकर दर पूछता है उसमें बाकी चीज़ों को छोड़कर हमने सिर्फ क्या उठाना है, ऑप्शन उठाना है और ऑप्शन से आंसर करना है। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में मैं बाकी चीज़ें सब खत्म कर देता हूँ। ये सिर्फ समझाने के लिए था कि कौन सा तरीका सही रहेगा, किस तरीके की क्या लिमिट है और कौन सा तरीका लेंथी है। अब प्रिंसिपल मेरे पास 4000 है। अगर मैं पहला ऑप्शन उठाता हूँ 5%, तो 5% के हिसाब से आप कहोगे जो ब्याज बनेगा वो इसका कितना बनेगा, 200 रुपये। तो 200 रुपये यहाँ ब्याज है, 200 रुपये यहाँ ब्याज है और 200 रुपये यहाँ ब्याज है। 3 वर्ष का केस है। अब फिर आगे ब्याज पर ब्याज लगेगा। मैंने पहला ऑप्शन उठाया है कितना, 5%, क्योंकि यहाँ से 5% किया, फिर इसका 5% कितना आ गया, 10, 10 और 10 आ गया, और फिर इसका 5% क्या आ गया, 0.5 आ गया। तो ये क्या मिलकर 124 हैं, ये तो मिलकर कितने हैं, 30.5 है, यानी ये 124 नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। अब अगर मैं दूसरा ऑप्शन उठाऊं जो कि क्या है हमारे पास 10%, और वही हमारा आंसर भी आ रहा है। दूसरा ऑप्शन मैंने उठाया 10%, तो यहाँ ब्याज कितना आ गया, 400, यहाँ भी 400, यहाँ भी 400। फिर आप कहोगे जी इसका आगे 10% जो करना है उसके हिसाब से ब्याज कितना आ गया, 40, यहाँ भी 40 और यहाँ भी 40, और फिर ब्याज का ब्याज आगे 10% जो कितना आ गया, 4। तो यही अंतर हमारे पास है। तो 40 दिया, 120 और 4 124। अगर 4000 प्रिंसिपल है और मैं 10% दर मानता हूं तो मेरे पास डिफरेंस कितना आएगा, 124 रुपये आएगा। और वही क्वेश्चन में हमें दे रखा है, इसलिए दर हमारी क्या हो गई, 10%। ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। और यही तरीका मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरीके से क्वेश्चन करिए। अदरवाइज़ दूसरे जो तरीके हैं वो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। पहले वाला तरीका फेल नहीं होगा पर वो बहुत लेंथी है। दूसरे वाला तरीका फेल हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा ये मैं बता चुका हूँ। तो अप्रोच हमारी ये होनी चाहिए।